हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो। आई नो कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो एकदम जग जाओ और ज़ोरों शोरों से अपनी प्रिपरेशन करो। तो देखिए, आज जो है मैं आप लोग को करवा रही थी सीटेट 6 to 8 के लिए सोशल स्टडीज़ का 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड 200 क्वेश्चंस का ये पार्ट 4 है। इसके पहले मैंने 1 2 3 करवा दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट पर जाके एक बार ज़रूर देखें। और आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार जियो एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये पार्ट 4 है फ्रेंड्स, तो इसको अंत तक देखिएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका बिल्कुल भी मैं समय बर्बाद नहीं करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 4। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने 30 से जो है 51 तक नेक्स्ट इसके पहले की वीडियो में करवा दी हूँ, और नहीं देखें तो आप एक बार वहाँ जाके देख लें। उसके बाद के क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। सो ये सीटेट स्पेशली सीटेट के कैंडिडेट के लिए है। बाकी कोई भी अगर आप टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ये सोशल साइंस के क्वेश्चन देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाएगा? तो विपरीत खनन, उत्खनन, कुकी खनन या प्रवेधन। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। इसका जो हो जाएगा वो होगा प्रवेधन। यानी अगर अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उस विधि को प्रभेदन कहेंगे। प्रभेदन विधि के द्वारा ही गहराई में जाकर खनिजों को खोज तथा उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट है 52। लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम का एक उदाहरण क्या है? वास्तविक संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, संभाव्य संसाधन का या भंडार संसाधन का। तो इसका जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। यानी लद्दाख में जो पाए जाने वाले यूरेनियम जो है वो एक उदाहरण है संभाव्य संसाधन का, क्योंकि देखिए लद्दाख में जो प्राप्त यूरेनियम का उपयोग नहीं किया जा सका है, इसलिए यह संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। अगर प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, किया जाएगा। नेक्स्ट है गर्म जल के झरने डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो होगा वो होगा 2, भूतापीय ऊर्जा। गर्म जल के जो झरने होते हैं वो भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। तो जैसे कि दिया हुआ है, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन प्रयोग करने के लिए कृषक अपने पूरे परिवार के साथ लगा रहता है। तीसरा है इसमें प्रति एकड़ उपज कम होती है। यह वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ये 4 होगा। यह वाणिज्य प्रकार की कृषि जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है? तो देखिए किस नगर को प्राप्त है, तो ये जो होगा ये होगा बेंगलुरु, यानी जिसको बेंगलोर कहते हैं। बेंगलुरु, ये बेंगलुरु को प्राप्त है। यानी बेंगलुरु जो है भारत का सिलिकॉन सिटी कहलाता है। क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी। यहाँ आईटी उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके विकास का कारण यहाँ क्या है बताइए? मध्य और शीर्ष स्तर की प्रतिभा की उपलब्धता और उनके लिए व्यापक प्रबंधन है वहाँ पे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। तो देखिए विधायिका अंग से क्या अभिप्राय है, तो क्या होगा इसका? तो इसका जो हो जाएगा वो होगा नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। राज्य की विधायिका में क्या होता है? राज्य के नागरिक द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। परंतु कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानसभा होने के कारण जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य भी राज्य के विधायिका में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अब देखिए फौजदारी कानून से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कौन सा बोल रहा है इनमें?
कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स, आई नो कि आपके एग्ज़ाम के बहुत कम समय बचे हैं, इसलिए मैं बहुत फास्ट कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को करवाने की, तो मैं इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ। इसका जो होगा वो पहला होगा। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामलों को दर्ज किया जाता है। ये फौजदारी कानून के बारे में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो जो सही है वो है 4। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वो अदालत में क्या करेगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। तो इधर आप ऑप्शन देख पढ़ सकते हो, पता चल जाएगा आपको कि ऐसे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ऑप्शन पढ़ के ही आपको लगेगा कि क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में 2 कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार इसके बारे में तो मौलिक अधिकार से मैंने मौलिक अधिकार को बहुत अच्छी तरह से करवाया। अब प्लीज़ एक बार सीटेड सोशल साइंस बोल के प्लेलिस्ट पे है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए, इसमें जैसे ऑप्शन ए और बी दिया हुआ है, कौन सा सही है पूछ रहा है। तो भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है। देखिए, ऑप्शन से पता चल जा रहा है कि गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ए और बी दोनों क्या है, सही है ना। यानी भारत के संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है, तो बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वो समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। तो देखिए, ये दोनों ही सही है, तो इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे देखिए, पहले एक पैराग्राफ टाइप का दिया है, इसमें बोल रहा है कि पहिए हाँ पहिएदार कुर्सी यानी व्हील चेयर का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की 3री मंजिल में लगती है। वह प्रत्येक दिन सहायक की प्रतीक्षा करता है जो उससे उठाकर विद्यार्थी की भीड़ से होकर ले जाता है। तो ये जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। तो देखिए, यहाँ आपको एक घटना दे दिया गया है, उसके बाद पूछा गया, तो ये अनुच्छेद 15 का क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार के विभेद का क्या करती है, निषेध करती है। साथ ही उसके उपखंड में किसी को युक्त रूप से सहायता की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भेद हो रहा है, इसलिए इसका उल्लंघन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा के अधिकार, अनौपचारिक शिक्षा के लिए योजना और कार्यक्रम, रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्यधारा वाली और संयोजित शिक्षा। तो किसका नहीं हो रहा है, इसका होगा 3, यानी रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। विकलांग अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है। तो ये जो 3 नंबर है, इसका पालन नहीं कर रहा, बाकी सभी का पालन जो है वो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए बाध्य विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा। देखिए, रंजन को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने और नीचे लाने के लिए विद्यार्थियों को कहना, व्हीलचेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचारविश, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाए ने को अनुभव कर सके। चौथा, विकलांगता अधिनियम पर एक भाषण देने के लिए किसी वकील को आमंत्रित करना। तो देखिए, इसका आपको क्या लग रहा है,
तो इसका जो होगा वो टू होगा। यानी रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थी के साथ किया गया कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा, तो यानी व्हील चेयर कैसे ऊपर उठाया जाए इस पर एक विचार वेश करना, इस पे एक विचार वेश करना। ये आपको क्या लग रहा है कि ये सही है? नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज की यहाँ पे। तो ये जो होगा ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर इस तरह का आपको ऑप्शन देता है तो वो कदापि नहीं हो सकता। ठीक है, एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हीलचेयर में ले जाने को अनुभव कर सके। ठीक है, तो ये जो होगा ये होगा। ठीक है, बाकी जो है जो भी है ये तीनों क्या है वो गलत है। नेक्स्ट है 63, किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए। तो किस उद्देश्य पे विचार किया जाना चाहिए, तो देखिए कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। क्या जो किस तरह का कारण है उसका क्या निष्कर्ष है, इस तरह के क्वेश्चन पे विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यंत्र खंड में चीन के तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत पार्ट 2 पृष्ठ संख्या 28 से में है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आप शैक्षिक विचार क्या होगा आपका, तो आपका शैक्षिक विचार क्या होगा। देखिए बोला विभिन्न समाजों में ऐतिहासिक विकास की तुलना करना, विद्यार्थियों को चीन के अतीत पर कल्पना करने का अवसर प्रदान करना, विद्यार्थी को विश्व इतिहास से परिचित कराना या विद्यार्थी को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। तो जो होगा वो होगा आपको विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति क्या करना है, जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। अगर वो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रह का प्रदर्शन कर रहे तो आप क्या करेंगे, इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ना बंद कर दूंगा। तो क्या बिल्कुल सही लग रहा है आपको, तो इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। अगर आप क्या हो रहा है कि विद्यार्थी में पूर्वाग्रह और उनके अपने अपने सामाजिक कारणों से हो सकता है, अतः सामाजिक यथार्थता के जो आयाम हैं पर एक परिचर्चा करके उन्हें सामाजिक आयाम के जो विविध रूपों से परिचित कराकर पूर्वाग्रह को समाप्त किया जा सकता है ना, एक परिचर्चा करके उनको बताया जा सकता है। तो इसमें मैंने 65 क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाद के वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, इसलिए आप जो है इसको इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इसका जो नेक्स्ट पार्ट जब मैं अपलोड करूँगी ताकि आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।